चलिए, तो आज हमें पढ़ना है कर्सर। ठीक है, व्हाट इज कर्सर। तो ये मैंने आपको लैब का नोट्स बना के कुछ दिया था आपको मैं। व्हाट इज कर्सर और व्हाट इज द यूज ऑफ कर्सर, ये आपको जो है यूनिट नंबर 3 में भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। हालांकि सीएस में कम पूछा है, आईटी में ज्यादा पूछा है, तो आपके में भी वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, कर्सर एंड ट्रिगर, ये जो दो टॉपिक है इनका मैंने नोट्स भी आप लोगों को दिया है लैब के सिलेबस में। ठीक है, तो मैंने इसलिए दिया है क्योंकि वो एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, तो इसको हमें थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, थोड़ा आराम से पढ़ना है ताकि सबको समझ में आए और कोई डाउट ना रहे। ठीक है, सो व्हाट इज कर्सर। कर्सर Oracle uses work area to execute SQL statements and to store processing information। ठीक है, तो Oracle क्या करता है, एक वर्क एरिया यूज करता है जिसमें आपको क्या करना है, SQL स्टेटमेंट जो आप प्रोसेस कर रहे हैं। ठीक है, उस SQL स्टेटमेंट को प्रोसेस करके उसके जो इंफॉर्मेशन है उसको स्टोर करने का काम करता है वो वर्क एरिया। उस वर्क एरिया को हम बोलते हैं कर्सर। ठीक है, तो इस कर्सर में हम क्या स्टोर करते हैं, तो इस कर्सर में क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा है द सेट ऑफ रोज रिटर्न बाय एसक्यूएल क्वेरी इज कॉल्ड द रिजल्ट सेट। द रिजल्ट सेट इज आल्सो नोन एज द एक्टिव डेटा सेट। ठीक है, एक्टिव डेटा सेट मींस अगर मेरे पास ईएमपी टेबल है मान के चलते हैं, तो ईएमपी टेबल में 14 रोज है मेरे पास। ठीक है, उन 14 रोज में मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ डिपार्टमेंट नंबर 10 के ही एम्प्लॉइज को मैं क्या कर रहा हूँ, डिस्प्ले करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं क्वेरी क्या लिखूंगा, सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम फ्रॉम ईएमपी वेयर डीपीटी नंबर इक्वल्स टू 10। तो वो क्या करेगा, पार्ट ऑफ डेटाबेस आएगा, एक रिजल्ट सेट आएगा। उस रिजल्ट सेट को हम बोलते हैं एक्टिव डेटा सेट। ठीक है, एक्टिव डेटा सेट क्यों, क्योंकि वही उसका जो डिपार्टमेंट में 10 के जो 3 रोज आ रही हैं, वही जो 3 रोज को क्या कर रहा है, वो ओरेकल उस टेम्परेरी वर्क एरिया में क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है, जिसको हम बोल रहे हैं कर्सर। ठीक है, तो वो एक्टिव डेटा सेट है, वो रिजल्ट सेट को हम क्या कर रहे हैं, उस कर्सर में स्टोर कर रहे हैं, और फिर उस कर्सर से क्या करेंगे हम, 1 बाय 1 अपने एप्लीकेशन में क्या करेंगे, उसको फेच करेंगे। क्लियर है। तो ये देखिए, ये जो हमने क्वेरी लिखी है, सेलेक्ट ईएमपी नंबर कॉमा ईनेम कॉमा जॉब कॉमा सेल फ्रॉम ईएमपी वेयर डीपी नेम इक्वल्स टू 10। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, डिपार्टमेंट नंबर 10 की ही इंफॉर्मेशन निकाल रहा हूँ। कौन सी इंफॉर्मेशन, ईएमपी नंबर, ईएमपी नेम, जॉब एंड सैलरी। ठीक है, यही सब मैं निकाल रहा हूँ, और उसको मैं क्या कर रहा हूँ, पहले तो मैं स्टोर कर रहा हूँ कर्सर में, और फिर कर्सर से मैं 1 बाय 1 क्या कर रहा हूँ, रिकॉर्ड्स को फेच करके ला रहा हूँ कहाँ पर, अपने एप्लीकेशन में। ठीक है, अब आ जाता है टाइप्स ऑफ कर्सर्स। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कर्सर्स। फर्स्ट इज implicit cursor and second one is the explicit cursor। ठीक है, अब implicit cursor और explicit cursor क्या होता है। ठीक है, implicit cursor जो होते हैं, या इन दोनों में अगर अपन डिफरेंस भी अगर जानना चाहें तो वो भी अपन साइड बाय साइड देखेंगे। ठीक है, तो implicit cursor क्या होता है कि implicit cursors आर डिक्लेयर्ड बाय PL/SQL implicitly। मतलब implicit cursor को कौन क्रिएट करेगा, PL/SQL ऑटोमेटिकली क्या करेगा, क्रिएट करेगा। ठीक है, फॉर ऑल एसक्यूएल स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो ये जो ऑल एसक्यूएल स्टेटमेंट्स है, इस ऑल एसक्यूएल स्टेटमेंट्स में क्या क्या आएंगे मेरे पास, इसमें आएगा इंसर्ट, डिलीट, अपडेट प्लस सेलेक्ट। और सेलेक्ट में ऐसा सेलेक्ट स्टेटमेंट जो एक ही रो रिटर्न कर रहा हो। ठीक है, अगर मेरा एक ही रो रिटर्न हो रही है सेलेक्ट स्टेटमेंट में, तो वो इम्प्लिसिटली कर्सर क्या करेगा, उसको मैनेज कर सकता है। और जितने भी मैं रोज इंसर्ट कर रहा हूं, या जितने भी रोज मैं डिलीट कर रहा हूं, जितने भी रोज मैं अपडेट कर रहा हूं, उसके लिए क्या करेगा, PL/SQL ऑटोमेटिकली क्या करता है, एक इम्प्लिसिट कर्सर क्रिएट कर देता है। ठीक है, सो दे आर ओपन्ड, मैनेज्ड एंड क्लोज्ड बाय ओरेकल इंजन इटसेल्फ। ठीक है, तो ओपन भी इसको क्या करेगा, इसको पहले तो क्रिएट भी कौन करेगा, आपका ओरेकल इंजन करेगा, ओपन करेगा, उसको मैनेज करेगा, उससे डेटा कैसे फेच करना है, और फिर उसको क्या करेगा, क्लोज भी वो क्या करेगा, ओरेकल इंजन से करेगा। क्लियर है, तो सब क्या करेगा, इम्प्लिसिटली ओरेकल इंजन ही क्या करेगा, इसको मेरा यूज करेगा और उसको क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, अब सेकंड आ जाते हैं एक्सप्लिसिट कर्सर। ठीक है, एक्सप्लिसिट कर्सर में हम क्या करते हैं, ऐसे एसक्यूएल स्टेटमेंट्स लिखते हैं, ऐसे सेलेक्ट स्टेटमेंट्स लिखते हैं जो मल्टीपल रोज रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, एक्सप्लिसिट कर्सर्स आर यूजर डिफाइंड कर्सर्स और प्रोसेसिंग ऑफ मल्टीपल रिकॉर्ड्स रिटर्न बाय अ क्वेरी। ठीक है, मतलब ऐसी क्वेरी जिसमें एक से ज्यादा रो रिटर्न हो रही है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लिसिट कर्सर क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो explicit cursors are created by user itself, so it is created explicitly। अगर मैं
मैं क्रिएट कर रहा हूँ तो मुझे डिक्लेयर भी करना पड़ेगा कि उस कर्सर में मैं कौन सी क्वेरी रख रहा हूँ, फिर उसको मुझे ओपन भी करना पड़ेगा, उससे डेटा फेच भी करना पड़ेगा, 1 by 1 प्रोसेस भी करना पड़ेगा, और उसको क्लोज भी मुझे ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो इम्प्लिसिट कर्सर मतलब इम्प्लिसिटली, एक्सप्लिसिट कर्सर मतलब एक्सप्लिसिटली बाय यूजर। ठीक है, इम्प्लिसिट कर्सर इम्प्लिसिटली बाय ओरेकल इंजन, एक्सप्लिसिट कर्सर एक्सप्लिसिटली बाय यूजर। जो भी यूजर उस कर्सर को क्रिएट कर रहा है वही उसको क्या कर रहा है, टोटली मैनेज कर रहा है। क्लियर है? अब इस कर्सर में कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। ठीक है, तो 4 टाइप के एट्रीब्यूट्स हमें पढ़ने हैं। पहला एट्रीब्यूट जो है वो है परसेंटेज इज ओपन। ठीक है, तो ये परसेंटेज इज ओपन जो है लिखा है, इस परसेंटेज के पहले हमें क्या करना है, हमें लिखना है कर्सर का नाम। ठीक है, तो एक डिफरेंस और ये भी है कि एक्सप्लिसिट कर्सर क्योंकि यूजर क्रिएट कर रहा है तो उसका नाम यूजर ही डिसाइड करेगा कि मैं उस कर्सर का नाम में क्या रख रहा हूं। ठीक है, वेयर एज इम्प्लिसिट कर्सर्स आर क्रिएटेड बाय PLSQL, so its name is by default SQL। इसका नाम वो क्या करता है, SQL के नाम से कर्सर क्रिएट करता है। ठीक है, तो इम्प्लिसिट कर्सर्स आर नेम्ड एज SQL, और एक्सप्लिसिट कर्सर का जो नेम होता है वो यूजर अपने हिसाब से डिसाइड करता है कि मैं उसका नेम क्या रखना चाह रहा हूँ। क्लियर है? तो अब उस पर्टिकुलर कर्सर से हमारे 4 एट्रीब्यूट डिफाइन होते हैं। पहला होता है इस ओपन। तो इस ओपन से मैं क्या चेक कर सकता हूं, मैं चेक कर सकता हूं कि इट रिटर्न्स ट्रू इफ कर्सर इज ओपन, फॉल्स अदरवाइज। मतलब कर्सर मेरा ओपन है तो ये क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज से क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। मतलब मुझे चेक करना है कि मेरा कर्सर ओपन स्टेट में है कि क्लोज स्टेट में है, तो मैं क्या करूंगा, मैं चेक करूंगा कि इस ओपन से अगर वो ट्रू रिटर्न मिल रहा है मतलब वो ओपन स्टेट में है, और अगर वो फॉल्स मिल रहा है मतलब वो क्लोज स्टेट में। क्लियर है? सेकंड आ जाते हैं। सेकंड और थर्ड जो है वो एक दूसरे के काउंटर पार्ट हैं। पहला है परसेंटेज फाउंड, दूसरा है परसेंटेज नॉट फाउंड। तो परसेंटेज फाउंड मींस इट रिटर्न्स ट्रू इफ रिकॉर्ड वाज फेच्ड सक्सेसफुली फ्रॉम द ओपनड कर्सर। मतलब जिस कर्सर को मैंने क्रिएट किया है उसको मैंने ओपन किया है और उसके बाद मैं उसमें क्या कर रहा हूँ, उससे मैं रिकॉर्ड फेच कर रहा हूँ। ठीक है, तो रिकॉर्ड मेरा सक्सेसफुली फेच हो रहा है तो ये क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज वो क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। फॉल्स तब रिटर्न करेगा जब मेरा सक्सेसफुली फेच ना हो। और ये इसका जस्ट उल्टा ये है कि अगर सक्सेसफुली फेच नहीं हो रहा है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज वो फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, मतलब मुझे चेक करना है कि मेरा रिकॉर्ड फाउंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो मैं परसेंटेज फाउंड से भी चेक कर सकता हूँ, परसेंटेज नॉट फाउंड से भी चेक कर सकता हूँ। क्लियर है? और आखिरी जो है वो है रो काउंट, परसेंटेज रो काउंट। तो परसेंटेज रो काउंट मींस इट रिटर्न्स नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स प्रोसेस फ्रॉम द कर्सर। मतलब मैं क्या कर रहा हूं, जैसे मैं स्टेटमेंट लिखता था एसक्यूएल में, मैं लिखता था सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, तो आपको नीचे एक तो दिखाता था 14 रोज सेलेक्टेड दिखता था। ठीक है, अगर हम रन करके दिखाते हैं, हम इसको रन करके देखते हैं, तो हम कनेक्ट करते हैं स्टूडेंट से। हमारे पास एक टेबल है जो है ईएमपी टेबल, इस पर अभी तक हम वर्क कर रहे थे। तो ये देखिए, ये ईएमपी टेबल मैंने मॉडिफाई कर दिया है। तो अभी इसमें 9 रोज हैं, तो इसमें देखिए आ रहा है आउटपुट 9 रोज सेलेक्टेड। ठीक है, 9 रोज सेलेक्टेड इसलिए आ रहा है क्योंकि इसमें 9 ही रोज हैं। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, इम्प्लिसिटली एक कर्सर को उसने क्या किया है, एग्जीक्यूट कर रहा है और उससे परसेंटेज रो काउंट निकाल रहा है कितने रोज मेरे सक्सेसफुली फेच्ड हो रही हैं। तो ये देखिए 9 रोज सेलेक्टेड आ रहा है। तो ऐसा आउटपुट हम PLSQL से अपना भी कुछ आउटपुट जनरेट कर सकते हैं ऐसा। ठीक है, तो ऐसा आउटपुट जनरेट करने के लिए हमें कौन सा एट्रीब्यूट यूज करना पड़ेगा, हमें यूज करना पड़ेगा परसेंटेज रो काउंट। ठीक है, सिमिलरली जब हम क्या करते हैं, हम डिलीट करते हैं, सपोज हम डिलीट करते हैं डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, और हम लिखते हैं वेयर, और वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन लेट सपोज 1500। तो यहाँ पे देखिए सेल नाम का कॉलम, अच्छा स्टूडेंट टेबल लिख दिया मैंने यहाँ पर। यहाँ पे करना पड़ेगा पहली बात तो EMP। यहाँ देखिए आउटपुट आ रहा है 4 रोज डिलीटेड। तो ये भी मेरा क्या हो रहा है, रो काउंट से जनरेट हो रहा है कि कितनी रोज वो क्या कर रहा है, डिलीट कर रहा है। तो मैं डिलीट स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। डिलीट स्टेटमेंट में क्या होगा, इम्प्लिसिटली कर्सर क्रिएट करेगा। ठीक है, कहाँ PLSQL, तो मैंने SQL स्टेटमेंट लिखा है, मैं PLSQL स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ। मैं PLSQL प्रोग्राम के अंदर मैं इस स्टेटमेंट को लिखूंगा तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली एक कर्सर क्रिएट करेगा, और उस कर्सर से मैं क्या कर रहा हूँ, फेच कर रहा हूँ कि कितने रिकॉर्ड्स मेरे डिलीट हो रहे हैं। तो आ रहा है 4 रोज डिलीटेड। क्लियर है? सिमिलरली जब मैं अपडेट करता हूँ तो उसमें ही बताता है कितने रोज मैंने अपडेट किए हैं। इसको हम रोल बैक कर देते हैं।
है ना, वापस आ जाते हैं अपने कर्सर के डिस्क्रिप्शन में। तो ये 4 टाइप के एट्रीब्यूट हैं, एक एक एट्रीब्यूट का हम एक एक एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। उसके बाद है स्टेप फॉर एक्सप्लिसिट कर्सर। तो इम्प्लिसिट कर्सर जैसे हमने पढ़ा कि इम्प्लिसिट कर्सर्स आर क्रिएटेड बाय PLSQL itself, ओरेकल इंजन जो है इसको क्रिएट करता है, इंटरनली उसको क्या करता है, क्रिएट करता है, ऑटोमेटिकली ओपन करता है, ऑटोमेटिकली उससे डेटा फेच करता है, ऑटोमेटिकली उसको क्लोज कर देता है, ठीक है। ऑल इज डन बाय ओरेकल इंजन इटसेल्फ, ठीक है। तो जब वो खुद से एग्जीक्यूट कर रहा है तो हमें कुछ करने की नीड नहीं है, लेकिन जब एक्सप्लिसिट कर्सर अगर हम क्रिएट कर रहे हैं तो एक्सप्लिसिट कर्सर को कैसे मुझे एग्जीक्यूट करना है उसके कुछ स्टेप्स हैं। पहला ये है कि डिक्लेयर ए कर्सर मैप टू एन एसक्यूएल स्टेटमेंट दैट रिसीव्स डेटा फॉर प्रोसेसिंग, मतलब ऐसा एसक्यूएल सेलेक्ट स्टेटमेंट जिससे डेटा जनरेट हो रहा है उसको मैं क्या करूंगा, एक कर्सर क्रिएट करूंगा, फिर उस कर्सर को मैं ओपन करूंगा, ओपन करने के बाद उसमें से डेटा फेच करूंगा, ठीक है, एक एक डेटा में फेच करूंगा रो बाय रो, और फिर मैं क्या करूंगा, उनको प्रोसेस करूंगा, ठीक है। प्रोसेस करने के लिए मैं हो सकता है लूप लगाऊं, हो सकता है मैं डायरेक्टली प्रिंट कर दूं, ठीक है, और फिर मैं क्या करूंगा, एग्जिट कर दूंगा। मतलब ये क्या है कि एक एक करके मैं क्या कर रहा हूँ, डेटा फेच कर रहा हूँ। अगर मेरे पास सपोज मैंने स्टेटमेंट लिखा है उसमें 9 रोज मेरी क्या हो रही है, जनरेट हो रही है, तो 9 रोज में क्या करूंगा, लूप लगाऊंगा कि जब तक मेरा फाउंड हो रहा है तब तक मेरे को निकालना है। तो ये हो गया क्या, मेरा एक ऐसा लूप हो गया जिसमें मैं जब तक उस कर्सर में से डेटा नहीं निकल रहा है तब तक मैं क्या कर रहा हूँ, लूप को चला रहा हूँ, ठीक है। तो लूप मेरा एग्जीक्यूट हो रहा है, लूप एग्जिट होने के बाद मैं क्या करूंगा, कर्सर को क्लोज कर दूंगा, ठीक है। तो ये 1 बाय 1 देखेंगे जब हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे कौन सा, एक्सप्लिसिट कर्सर। तो अब यहाँ पर देखिए 1 बाय 1 प्रोग्राम देखते जाते हैं हम लोग। पहला प्रोग्राम देखते हैं, राइट अ PLSQL प्रोग्राम टू डिस्प्ले अ मैसेज टू चेक वेदर द रिकॉर्ड इज डिलीटेड और नॉट, ठीक है। मतलब मुझे क्या करना है, एक रिकॉर्ड डिलीट करना है, और जैसे देखिए यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया है, डिलीट फ्रॉम एमपी वेयर एमपी नंबर इक्वल्स टू एम्परसेंड एमपी नंबर, और एक इनपुट दिया मैंने 1000, तो यह दिखा रहा है रिकॉर्ड नॉट डिलीटेड, ठीक है, क्योंकि 1000 का कोई रिकॉर्ड नहीं था मेरे पास। तो ये मैंने जो आपको वर्कबुक क्रिएट करके दिया है ये पूरा मैंने EMP टेबल के हिसाब से किया है। मैं आपको यहाँ पर जो है स्टूडेंट टेबल से आपको समझा देता हूँ, ये आप लोग खुद से बना के सबमिट करेंगे, क्लियर है। तो ये सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बना के दिखा रहा हूँ, किससे, स्टूडेंट टेबल से, ठीक है। आप लोग क्या बनाएंगे, इसको EMP टेबल से बना के सबमिट करेंगे। तो पहले देखते हैं हमारे पास स्टूडेंट टेबल है भी कि नहीं। तो हमारे पास स्टूडेंट टेबल है और उसमें कुछ 8 रोज मेरे पास हैं, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि राइट ए PLSQL प्रोग्राम टू डिस्प्ले अ मैसेज टू चेक वेदर द रिकॉर्ड इज डिलीटेड और नॉट, मतलब मुझे चेक करके बताना है कि रिकॉर्ड डिलीट हुआ कि नहीं हुआ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ CUR1, ठीक है। मैंने कर्सर का पहला प्रोग्राम लिखा है, तो मैंने एक SQL फाइल बनाई, ठीक है, SQL स्क्रिप्ट बनाई। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे कुछ डिक्लेयर करना है क्या, मुझे डिक्लेयर नहीं करना है, क्यों, क्योंकि मैं यूज कर रहा हूँ इम्प्लिसिट कर्सर। इम्प्लिसिट कर्सर कैसे पता चला, क्योंकि मुझे यहाँ पर क्या करना है, रिकॉर्ड को डिलीट करना है। रिकॉर्ड डिलीट करना है मतलब मुझे इम्प्लिसिट कर्सर से हो जाएगा। इम्प्लिसिट कर्सर में इंसर्ट, डिलीट, अपडेट और सेलेक्ट का सिंगल रो वाला स्टेटमेंट में लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मैं चाहूँ तो एक्सप्लिसिट कर्सर से भी ये कर सकता हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन जो है वो इम्प्लिसिट कर्सर का है क्योंकि इसमें डिलीट स्टेटमेंट पहले से लिखा हुआ है, तो मुझे कुछ भी डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। मैं डायरेक्टली क्या करूंगा, बिगिन करूंगा, और बिगिन करने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर, और वेयर करके मैं क्या करता हूँ, एक कंडीशन डालता हूँ। तो कंडीशन में मेरे पास देखिए यहाँ पर जो है 6 कॉलम्स है मेरे पास, रोल नंबर भी है, नेम भी है, सेम भी है, ब्रांच भी है, मार्क्स भी है और P नंबर भी है, ठीक है। तो मैं सपोज करता हूँ कि मैं यहाँ लिखता हूँ P नंबर इज इक्वल टू 121, तो जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे 121 के वो डिलीट हो जाएंगे। और अगर मैं चाहता हूं कि ये 121 में यूजर से इनपुट लूं, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, एम्परसेंड P नंबर लिख दूंगा। तो ये क्या करेगा, इनपुट लेगा कहाँ से, यूजर से इनपुट लेगा, P नंबर की वैल्यू इनपुट दीजिए, जो भी P नंबर मैं दूंगा वो चेक करके बताएगा कि वो डिलीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अब ये रिकॉर्ड जो है मैंने 121 दिया, तो ये SQL स्टेटमेंट जो एग्जीक्यूट होगा इससे क्या होगा, कुछ वैल्यूज क्या होंगी, डिलीट होंगी, ठीक है, डिलीट होंगी। अगर 122 दे रहा हूं तो भी डिलीट होंगी, 123 दे रहा हूं तो भी डिलीट होगी, 124 दूंगा तो एक भी रिकॉर्ड डिलीट नहीं होगा, क्लियर है।
तो यहाँ मुझे क्या करना है, यहाँ मुझे चेक करना है इफ SQL परसेंटेज फाउंड देन, ठीक है, SQL परसेंटेज फाउंड देन, और देन करके मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ TMS अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन रिकॉर्ड डिलीटेड, ठीक है। फाउंड हुआ तो रिकॉर्ड डिलीटेड प्रिंट करना है, और एल्स मुझे क्या डिस्प्ले करना है, मुझे डिस्प्ले करना है रिकॉर्ड नॉट डिलीटेड। यहाँ पे हम लिख रहे हैं रिकॉर्ड नॉट डिलीटेड, और यहाँ पे हम लिख रहे हैं एंड इफ, और ये मेरा प्रोग्राम हो गया खत्म, ठीक है। तो यहाँ मैंने पहला कर्सर एट्रीब्यूट यूज किया विच इज परसेंटेज फाउंड, ठीक है। तो ये फाउंड तब ट्रू रिटर्न करेगा जब ये वैल्यू मेरी जो स्टेटमेंट मैंने कर्सर का जो एग्जीक्यूट किया है, जो इम्प्लिसिट कर्सर का स्टेटमेंट मैंने एग्जीक्यूट किया है, इसमें एटलीस्ट 1 रिकॉर्ड डिलीट होगा तो रिकॉर्ड डिलीटेड आएगा, और अगर एक भी रिकॉर्ड डिलीट नहीं हुआ तो ये आएगा रिकॉर्ड नॉट डिलीटेड, ठीक है। तो उसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। इसको मैंने सेव कर दिया, सेव करने के बाद हम इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो मुझे ये पूछ रहा है कि इंटर वैल्यू फॉर पी नंबर, तो मैं डाल रहा हूँ 124 डालते हैं। 124 की यहाँ देखिए एक भी वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छा, इसके लिए आउटपुट लाने के लिए हमें लिखना पड़ता है सेट सर्वर आउटपुट ऑन, ये हमें यहाँ पे करना पड़ेगा, हम भूल चुके हैं इसको करना। फिर से हम डालते हैं 124, यहाँ पे देखिए दिखा रहा है रिकॉर्ड नॉट डिलीटेड। क्यों नहीं दिखा रहा है, सॉरी क्यों दिखा रहा है ऐसा, क्योंकि ऐसा एक भी रिकॉर्ड नहीं था मेरे स्टूडेंट टेबल में, 124 के करस्पॉन्डिंग एक भी रिकॉर्ड नहीं था, इसलिए दिखा रहा है रिकॉर्ड नॉट डिलीटेड, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, फिर से इसको एग्जीक्यूट करता हूँ और मैं देता हूँ 121, तो ये दिखा रहा है रिकॉर्ड डिलीटेड, ठीक है। आगे चल के हम इसमें ये प्रिंट करेंगे कि कितने रिकॉर्ड डिलीट हो रहे हैं, वो भी हमें यहाँ पे क्या करना है, प्रिंट करना है। वो किससे होगा, वो हमारा हुआ रो काउंट से, ठीक है। तो अभी हमने पहला प्रोग्राम देखा जिसमें हम रिकॉर्ड डिलीट कर पा रहे हैं, तो हम लिखेंगे रिकॉर्ड डिलीटेड। रिकॉर्ड डिलीट नहीं हो रहा है तो वो दिखाएगा रिकॉर्ड नॉट डिलीटेड, क्लियर। तो ये वो हमारा पहला PL/SQL प्रोग्राम जिसमें हमने क्या किया कि हमने एक नंबर इनपुट लिया, प्रोजेक्ट नंबर, और उसको हमने क्या किया, डिलीट कर दिया, ठीक है। तो उसके करस्पॉन्डिंगली हो सकता है 1 रिकॉर्ड, हो सकता है 5 रिकॉर्ड, हो सकता है सारे के सारे रिकॉर्ड उसी रोल नंबर, उसी P नंबर के हों, क्लियर है। तो यहाँ हमने पहला अभी हमने यूज किया है कर्सर एट्रीब्यूट परसेंटेज फाउंड, तो ये 2 रिटर्न करेगा जब ये स्टेटमेंट कम से कम एक रो डिलीट करेगा, क्लियर है। अगर एक भी रो रिटर्न नहीं कर रहा है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, फॉल्स पाएगा मतलब रिकॉर्ड नॉट डिलीटेड, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन जो है, दूसरा क्वेश्चन भी सेम है, सिर्फ इसमें सिर्फ क्या करना है, परसेंटेज फाउंड की जगह परसेंटेज नॉट फाउंड करना है। तो इसी क्वेश्चन को मैं क्या कर रहा हूँ, सेव कर रहा हूँ और यहाँ डाल रहा हूँ मैं कर्सर 2, क्लियर है, कर्सर 2.SQL, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, उसको कर दे रहा हूँ नॉट फाउंड। नॉट फाउंड करूंगा तो यहाँ मुझे नॉट करना पड़ेगा और यहाँ मुझे क्या करना पड़ेगा, डिलीटेड करना पड़ेगा, क्योंकि अब अगर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है और एक भी रिकॉर्ड डिलीट नहीं हो रहा है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। ये ट्रू रिटर्न करेगा मतलब मुझे रिकॉर्ड नॉट डिलीटेड डिस्प्ले करना है, और अगर ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है मतलब रिकॉर्ड डिलीट हो रहा है, क्लियर है। तो इसको भी एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ये हो गया मेरा कर्सर 2, ये अनेबल टू ओपन फाइल दिखा रहा है, मतलब ये एक्चुअली मैंने कहीं और स्टोर कर दिया है। तो मैं क्या करता हूँ, वापस जाता हूँ EDCUR1 में, तो ये हो गया मेरा कर्सर 1 का। मैं इसको वापस जाता हूँ ED में, तो ये मेरे को फिर से मिल रहा है, ठीक है। मैं इसमें चेंजेस कर देता हूँ, चेंजेस करके मैं कर देता हूँ नॉट फाउंड, यहाँ आ जाता हूँ मैं, यहाँ पे लिखता हूँ मैं नॉट, यहाँ पे इसको कर देता हूँ रिकॉर्ड डिलीटेड। इसको हम क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद में लिखते हैं सेव CUR2, तो ये क्या करेगा, कर्सर 2 वाला बना देगा, ठीक है। कर्सर 2 बनाने के बाद अब मैं डायरेक्टली जो मैं लिख रहा था @कर्सर2, ये मेरा अब एग्जीक्यूट हो रहा है। तो अगेन हम लिखते हैं 124, तो 124 मेरा रिकॉर्ड नॉट डिलीटेड दिखा रहा है, क्यों, क्योंकि ऐसा कोई भी रिकॉर्ड मेरे पास नहीं था, ठीक है। अगेन फिर से एग्जीक्यूट करते हैं और अब मैं 121 दे रहा हूँ, तो रिकॉर्ड डिलीटेड आएगा कि रिकॉर्ड नॉट डिलीटेड आएगा,
रिकॉर्ड डिलीटेड आएगा कि रिकॉर्ड नॉट डिलीटेड आएगा? तो यहाँ पे रिकॉर्ड नॉट डिलीटेड आएगा, क्योंकि ऐसा रिकॉर्ड जो है पहले ही हम डिलीट कर चुके हैं। कर दिया ना, फाउंड से तो हमने डिलीट कर दिया है उसको, ठीक है। यस सर। अगर मुझे रिकॉर्ड डिलीटेड का आउटपुट चाहिए तो यहाँ 122 डाल के देखते हैं, तो अब देखिए रिकॉर्ड डिलीटेड और ऑप्शन दिखा रहा है। क्लियर है? तो यहाँ पे मेरे क्या हो गया, रिकॉर्ड डिलीटेड नॉट डिलीटेड दोनों आपको दिखा रहा है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया है, जस्ट इसका हमने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया है। जहाँ पे फाउंड था वहाँ पे नॉट फाउंड कर दिया है, और जहाँ पे हम प्रिंट कर रहे थे रिकॉर्ड नॉट फाउंड, वहाँ रिकॉर्ड फाउंड डिस्प्ले कर रहे हैं। जहाँ रिकॉर्ड फाउंड डिस्प्ले कर रहे थे वहाँ रिकॉर्ड नॉट फाउंड डिस्प्ले कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड देखते हैं कि नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स डिलीटेड बाय डिलीट स्टेटमेंट इश्यूड इन ए पीएलएसक्यू। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे अब डिस्प्ले करना है कितने रिकॉर्ड्स डिलीट हो रहे हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले इसको मैं रोल बैक करके देखता हूँ ये रोल बैक हो रहा है कि नहीं, होना चाहिए कि नहीं रोल बैक। पूरी रोज वापस हो गई, क्योंकि मैंने अंदर कहीं पे भी कमिट नहीं लिखा था, ठीक है। पीएलएसक्यू प्रोग्राम में मैंने कहीं भी कमिट नहीं लिखा था, तो ये मेरा अभी भी इनकम्प्लीट ट्रांजेक्शन थे सब। मैंने क्या कर दिया, रोल बैक कर दिया। रोल बैक कर दिया तो मेरे पूरे रोज वापस आ गई, ठीक है। वापस आ गई, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, वापस फिर से कर्सर 1 में आता हूँ, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको वापस हटा देते हैं, तो ये एडी में मेरे पास आ गया है। अच्छा, एडी में लास्ट एग्जीक्यूटेड रहता है, तो ये नहीं आएगा अभी, इसको कम से कम एक बार एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम ईडी में पेस्ट कर देते हैं। क्लियर है? हाँ, अब आ जाते हैं कि हम यहाँ पे डिलीट कर रहे हैं। डिलीट करने के बाद मुझे क्या करना है, मुझे अब डिस्प्ले करना है कि कितने रिकॉर्ड्स मैंने डिलीट किए। क्लियर है? तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे एक वेरिएबल चाहिए रहेगा, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिक्लेयर, और मैं लिखता हूँ एन नंबर, और यहाँ पे मैं चेक करता हूँ कि इफ एसक्यूएल परसेंटेज फाउंड, मतलब डिलीट हुआ है। डिलीट हुआ है तो पहले मैं क्या करूंगा, एन कोलन इक्वल टू एसक्यूएल परसेंटेज रो काउंट निकाल दूंगा। तो एसक्यूएल परसेंटेज रो काउंट से क्या मिलेगा मुझे, नंबर ऑफ रोज सक्सेसफुली फेच्ड। सक्सेसफुली फेच्ड मतलब नंबर ऑफ रोज सक्सेसफुली डिलीटेड, क्योंकि मैं डिलीट स्टेटमेंट का एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, ठीक है। जो इम्प्लिसिट कर्सर यूज कर रहा हूँ उसमें मैंने डिलीट स्टेटमेंट लिखा है। तो डिलीट स्टेटमेंट लिखा है, तो रो काउंट क्या करेगा, कितनी रोज डिलीट हो रही हैं, कितने एक्टिव डेटा सेट्स डिलीट हो रहे हैं, उसको क्या करेगा, काउंट करके एन में दिखा देगा। और फिर मैं क्या करूंगा, उस एन को यहाँ पे क्या करूंगा, मैं प्रिंट कर दूंगा एन, और उसके बाद मैंने कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर यूज किया, और उसके बाद मैंने स्पेस देके लिखा रिकॉर्ड डिलीटेड, ठीक है। इसको अब सेव करते हैं, इसको लिखते हैं सेव कर्सर 3। तो ये मेरा कर्सर 3.sql में सेव हो गया है। अब इसको हम एक्जीक्यूट करते हैं कर्सर 3। तो अब मैं देता हूँ 124, पहले तो देते हैं 124, तो दिखाएगा रिकॉर्ड नॉट डिलीटेड। क्यों? क्योंकि एक भी रिकॉर्ड मेरे इस पर्टिकुलर डेटाबेस में नहीं है 124 के अकॉर्डिंग। फिर से हम एग्जीक्यूट करते हैं कर्सर 3 और देते हैं 121। तो अब यहाँ पे दिखा रहा है आपको 5 रिकॉर्ड्स डिलीटेड। तो अगर यहाँ पे आप देखें, एक मिनट इसको चालू कर देते हैं, तो अगर यहाँ पे आप देखें तो 121 के अकॉर्डिंगली आपको 1 2 3 4 5 रोज आपको मिल रही हैं, इसलिए यहाँ पे दिखा रहा है आपको 5 रिकॉर्ड्स डिलीटेड। क्लियर है? ये देखिए 1 2 3 4 एंड 5, तो टोटल 5 रिकॉर्ड्स क्या हो गए मेरे यहाँ पे डिलीटेड आ रहे हैं, ठीक है। अब अगर मैं 122 को डिलीट करता हूं तो मुझे सिर्फ और सिर्फ 1 ही रिकॉर्ड है जो डिलीट होगा, ठीक है। तो एग्जीक्यूट करके देखते हैं उसको भी, ठीक है। कर्सर 3 को हमें एग्जीक्यूट करना है और मैंने देना है 122, तो देखिए 1 रिकॉर्ड दिखा रहा है। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने डिलीट हो रहे हैं वो हम डिस्प्ले कर पा रहे हैं किसके थ्रू, पीएलएसक्यूएल प्रोग्राम के थ्रू, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड प्रोग्राम भी यहाँ पर खत्म हो गया आज, ठीक है। अब आ जाते हैं
फोर्थ क्वेश्चन जो है वो है एक्सप्लिसिट कर्सर का। तो सॉरी, फोर्थ क्वेश्चन जो है वो है, हाँ, एक्सप्लिसिट कर्सर का ही है। तो उससे पहले हम इम्प्लिसिट कर्सर का एक और प्रोग्राम लिखते हैं। तो हम लिखते हैं कर्सर 1 को ही ओपन करते हैं, ठीक है। अब कर्सर 1 में हमने क्या किया कि हमने लिखा यहाँ पर डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर p नंबर इक्वल्स टू एम्परसेंड p नंबर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं इफ एसक्यूएल परसेंटेज इज ओपन, देन, और यहाँ पे लिखूं मैं कर्सर इज ओपन, और यहाँ पे मैं लिखूं कर्सर इज क्लोज्ड, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, सेव करते हैं। सेव करने के बाद, अच्छा सेव कर दिया मैंने, तो कर्सर 1 का पूरा कंटेंट चेंज हो गया है, इसी को एग्जीक्यूट कर देते हैं हम लोग, ठीक है। अगर मैं देता हूँ 124, ठीक है, तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, कर्सर इज ओपन की कर्सर इज क्लोज। ये हमेशा कर्सर इज क्लोज्ड ही आएगा, चाहे आपको वैल्यू मिले। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको रोल बैक कर देता हूँ, सारी वैल्यूज वापस आ गई हैं। अब मैं इसको 121 से एग्जीक्यूट करूँ तो भी क्लोज्ड आएगा, 122 से एग्जीक्यूट करूँ तो भी क्लोज्ड आएगा, 123 से एग्जीक्यूट करूँ तो भी क्लोज्ड आएगा, और 130 जो ऐसी वैल्यू दे रहा हूँ जो उसमें है ही नहीं, तो भी कर्सर क्लोज्ड ही आएगा हमेशा। तो ऐसा क्यों आएगा, उसका रीजन ये है कि मैंने यूज किया है इम्प्लिसिट कर्सर, ठीक है। मैंने लिखा है डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर p नंबर इक्वल्स टू एम्परसेंड p नंबर। मतलब मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है एक डिलीट स्टेटमेंट, और उस डिलीट स्टेटमेंट में इम्प्लिसिट कर्सर क्रिएट हो रहा है। तो इम्प्लिसिट कर्सर्स आर क्रिएटेड, ओपन, फेच्ड एंड क्लोज्ड बाय ओरेकल इंजन इटसेल्फ। मतलब इस लाइन में मेरा क्या हो रहा है, इम्प्लिसिट कर्सर क्रिएट हो रहा है, इसी लाइन में क्या होगा, वो ओपन होगा, उसी लाइन में क्या करेगा, वो रिकॉर्ड्स डिलीट करेगा, और उस लाइन से जैसे ही नेक्स्ट लाइन जाऊंगा कर्सर मेरा ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। तो इम्प्लिसिट कर्सर में जब भी मैं इस ओपन लिखूं तो हमेशा वो कर्सर क्लोज्ड ही बताएगा, ओपन कभी नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि वो इनलाइन कर्सर बोलते हैं इसको हम, एक ही लाइन में क्या करता है, उसको एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। एक ही लाइन में क्या करता है, उसको एग्जीक्यूट करता है, और उस लाइन के बाहर जैसे ही जाऊंगा मैं, मेरा कर्सर क्या होगा, ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा, क्योंकि ये इम्प्लिसिट कर्सर है। क्लियर है? अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक इम्प्लिसिट कर्सर और एग्जीक्यूट करता हूं, ठीक है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले देखना पड़ेगा रिकॉर्ड्स को। तो मैं लिख रहा हूं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, एक भी रो नहीं आ रही है, सारी रो डिलीट कर दी क्या? अच्छा, मैंने 121, 122, 123 तीनों को एग्जीक्यूट किया था ना, तो सब डिलीट हो गया था, तो मैंने सबको वापस ले आया हूं मैं, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, हाँ, अब मुझे क्या करना है कि मुझे एक रिकॉर्ड फैच कराना है, किससे, कर्सर से, ठीक है। तो ऐसा यूनिक रिकॉर्ड के लिए मेरे पास देखिए एक ही यूनिक की है, वो है रोल नंबर। तो रोल नंबर अगर मैं लिखूं वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू समथिंग, तो मुझे एक ही रिकॉर्ड मिलेगा, क्यों, क्योंकि वो यूनिक है, ठीक है। तो मैं आप क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ कर्सर 1 में ही हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए सपोज मुझे नेम डिस्प्ले करना है रोल नंबर 1 का, ठीक है। रोल नंबर 1 का मुझे नेम डिस्प्ले करना है, तो मैं लिखूंगा सेलेक्ट ई नेम इनटू, और मैं क्या करूंगा, एक वेरिएबल लूंगा en। तो मुझे एक वेरिएबल यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डिक्लेयर, और डिक्लेयर करके मैं लिख रहा हूँ en, और en का मैं डेटा टाइप देता हूँ varchar2 लेट सपोज 20, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेलेक्ट ई नेम इनटू en फ्रॉम, सॉरी मैं अभी तो स्टूडेंट टेबल में वर्क कर रहा हूँ, तो मैं एस नेम लिखूंगा, एस नेम इनटू एस एन, ऊपर भी मैं क्या करता हूँ, एस एन कर देता हूँ। आप लोग उसको en से कर लेंगे, या आप लोग वर्क करेंगे एमपी टेबल में। तो सेलेक्ट स्टूडेंट नेम इनटू एस एन फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो मैंने एक ऐसा सेलेक्ट स्टेटमेंट लिखा है जिसमें एक ही रो जनरेट होगी, ठीक है। उस एक रो का मैं एक ही वैल्यू ले रहा हूँ, ठीक है।
वो वैल्यू क्या ले रहा हूं मैं, स्टूडेंट नेम, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं इफ SQL, अभी भी मेरा इम्प्लिसिट कर्सर ही, क्योंकि मैंने कोई कर्सर क्रिएट नहीं किया है, तो मैं लिख रहा हूं इफ SQL परसेंटेज फाउंड, इसकी जरूरत नहीं है यहाँ पर, देन, और देन करके मैं लिख रहा हूं dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूं नेम इज इक्वल टू, और मैं लिख रहा हूं SN, और यहाँ पे लिख रहा हूं मैं एल्स, और एल्स करके लिख रहा हूं मैं dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूं रिकॉर्ड नॉट फाउंड। ये हो गया मेरा एंड इफ, ठीक है। तो मैंने एक इम्प्लिसिट कर्सर यूज किया है, और इम्प्लिसिट कर्सर में मैंने क्या किया है, अच्छा अब एक काम और करते हैं हम लोग, यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं एम्परसन रोल नंबर, तो रोल नंबर भी मेरा क्या हो जाएगा, यूजर डिफाइंड इनपुट हो जाएगा, यूजर से मैं एक रोल नंबर की वैल्यू इनपुट लूंगा और उसको मैं यहाँ पे पुट करूंगा, और उस पर्टिकुलर रोल नंबर का मैं क्या करूंगा, नेम डिस्प्ले करूंगा, ठीक है। एग्जीक्यूट करके देखते हैं, तो हमने लिया @कर्सर1, अब मैं रोल नंबर 1 का मैंने नेम डिस्प्ले किया, तो रोल नंबर 1 का नेम मुझे क्या मिल रहा है, राम, ठीक है। तो ये इम्प्लिसिट कर्सर से निकाला मैंने रोल नंबर 1 के अकॉर्डिंगली, अगर आप देखें यहाँ पर, तो रोल नंबर 1 से मुझे एक ही रोल नंबर 1 वैल्यू मिल रही है, उसकी वैल्यू मिल रही है मुझे राम, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, यूज करूँ रोल नंबर 2, तो यहाँ पर अभी भी एक ही वैल्यू मिलनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे रोल नंबर 2 के अकॉर्डिंग जो है एक भी वैल्यू नहीं है, मेरे डेटाबेस में ही वैल्यू नहीं है, तो मुझे रिकॉर्ड नॉट फाउंड मिलना चाहिए था, लेकिन ये क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है एक एक्सेप्शन रेज, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहला एक्सेप्शन हैंडलिंग कोड, और उसको हम यहाँ पे क्या करना है, हमें चेंज करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, हाँ, तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ लिखा है कि सेलेक्ट एस नेम इनटू SN, ठीक है। तो रोल नंबर 1 दिया मैंने, तो एस नेम में क्या आया, यहाँ पर आया राम, तो उस राम को मैंने क्या किया, इस SN में स्टोर कर दिया, और उस SN की वैल्यू को यहाँ पे मैंने डिस्प्ले कर दिया। जब मैंने रोल नंबर 2 दिया, तो रोल नंबर 2 के अकॉर्डिंग एक भी नेम नहीं मिला, तो यहाँ पे एक भी डेटा नहीं मिला, तो इस SN में क्या डालेगा वो, यहाँ पे हो जाता है एक एक्सेप्शन रेज हो जाता है, जिसका नाम होता है नो अंडरस्कोर डेटा अंडरस्कोर फाउंड। तो मुझे अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा एक्सेप्शन सेक्शन में, मतलब अब यहाँ पे मेरा जो ये एल्स सेक्शन कभी जाएगा ही नहीं, क्योंकि ये अगर रिकॉर्ड मिला तो डिस्प्ले करेगा, नहीं मिलेगा तो ये एंड कर देगा, और एंड करके डायरेक्टली जंप करेगा किसमें, एक्सेप्शन सेक्शन में। और एक्सेप्शन सेक्शन में मैं लिख रहा हूँ व्हेन नो अंडरस्कोर डेटा अंडरस्कोर फाउंड, देन, तो नो अंडरस्कोर डेटा अंडरस्कोर फाउंड इज द नेम ऑफ द एक्सेप्शन, और ये कब जनरेट होता है, जब मेरा इम्प्लिसिट कर्सर में डेटा नहीं मिलता है, ठीक है। डेटा नहीं मिला तो उसने ये जनरेट किया, जनरेट करके मैं एक्सेप्शन सेक्शन में उसको मैं हैंडल कर रहा हूँ, और हैंडल करके मैं क्या लिख रहा हूँ, dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन, और यहाँ मैं लिखूंगा नो डेटा फाउंड और रोल नंबर, जो भी आपने रोल नंबर दिया था, ठीक है। और एक और मैं लिखता हूं व्हेन अदर्स, देन, और यहां पे हम देते हैं dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन, और यहां पे हम लिख देते हैं सिंपल एक्सेप्शन ऑकर, ठीक है। तो इसको हम बाद में देखते हैं व्हेन अदर्स क्या है, अभी हम देख रहे हैं नो अंडरस्कोर डेटा अंडरस्कोर फाउंड, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, सेव करते हैं और उसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो एग्जीक्यूट कर रहे थे हम 1 डाल रहे थे तो राम मिल रहा था मुझे, एग्जीक्यूट कर रहे थे 2 डाल रहे थे तो मुझे डेटा नहीं मिल रहा था। तो यहाँ पे देखिए अब ये एक्सेप्शन ब्लॉक में जा रहा है, और आउटपुट क्या आ रहा है, नो डेटा फाउंड फॉर रोल नंबर, ठीक है, नो डेटा फाउंड फॉर रोल नंबर, और आप चाहें तो शायद रोल नंबर भी आप डाल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पर कॉन्केटिनेट करके, ना अभी नहीं डाल सकता मैं क्योंकि वो सब्स्टिट्यूशन वेरिएबल है, वो सब्स्टिट्यूट हो गया, ठीक है। अगर आपको रोल नंबर डिस्प्ले करना है तो उसके लिए एक और आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इनपुट लेना पड़ेगा r नंबर
कोलन इक्वल्स टू एम्परसन रोल नंबर, और उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आर को पुट करना है, और उस पर्टिकुलर आर को अगर प्रिंट करना है तो यहाँ पे मैं आर से प्रिंट कर सकता हूँ। तो अब देखिए मैंने यहाँ पे रोल नंबर ले लिया 1, तो 1 का आउटपुट ये 2 बार इनपुट ले रहा है, आर को भी ले रहा है और उसको भी ले रहा है। कहीं गड़बड़ी कर दी हमने, कहाँ गड़बड़ी की, यहाँ पर भी मैंने एम्परसन लगा दिया ना, यहाँ पे एम्परसन हटाना पड़ेगा ना। ठीक है, तो मैंने रोल नंबर 1 दिया, रोल नंबर 1 दिया, तो ये एरर शो कर रहा है। तो लाइन कौन से आ रहा है, लाइन आ रहा है लाइन 4 कॉलम 1, तो लाइन 4 कॉलम 1, यहाँ पे मेरा सेमी कोलन मिसिंग है, सेमी कोलन मैंने डाल दिया। रोल नंबर 1 के अकॉर्डिंग आउटपुट आ गया। सेकेंड टाइम हम डालते हैं रोल नंबर 2, तो देखिए आउटपुट आ रहा है नो डेटा फाउंड फॉर रोल नंबर और 2, और ये दोनों क्या हो गया, मेरा जुड़ गया है। अगर आपको स्पेस देना है तो आपको यहाँ पे एक स्पेस देना पड़ेगा। तब देखिए यहाँ पर आउटपुट जो है स्पेस के साथ आ रहा है। ठीक है, तो ये मेरा हुआ पहला एक्सेप्शन हैंडलिंग का मैंने कोड यूज किया, और मैंने इम्प्लिसिट कर्सर का मैंने क्या किया है, सेलेक्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया है। ठीक है, ऐसा स्टेटमेंट जो सिर्फ और सिर्फ एक ही रो रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक एक्सेप्शन रेज हो रहा है जिसका नाम है नो डेटा फाउंड, क्योंकि उस पर्टिकुलर रोल नंबर का मुझे नेम नहीं मिल रहा है, तो उस नेम को मैं किस एसएन में, इस एसएन में क्या डेटा डालूंगा, इसलिए उसको कोई डेटा नहीं मिल रहा है। इसलिए इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में एक एक्सेप्शन रेस हो रहा है ऑटोमेटिकली, उसको मुझे यहाँ पे हैंडल करना पड़ेगा। तो यहाँ मैंने लिखा है व्हेन नो अंडरस्कोर डेटा अंडरस्कोर फाउंड, दिस इज द नेम ऑफ द एक्सेप्शन। तब अगर ये एक्सेप्शन मिल रहा है तो मुझे ये डिस्प्ले करना है। अगर मुझे कोई दूसरा एक्सेप्शन मिल रहा है तो मैं फिर से लिखूंगा व्हेन सेकंड एक्सेप्शन देन सेकंड, फिर मुझको थर्ड एक्सेप्शन मिल रहा है तो मैं लिखूंगा व्हेन थर्ड एक्सेप्शन देन थर्ड स्टेटमेंट। और अगर मैं ऐसे एक्सेप्शन को हैंडल करना चाह रहा हूं जो मुझे पता ही नहीं है कि एक्सेप्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा व्हेन अदर्स। ठीक है, तो जैसे C++ से हम लिखते थे कैच डॉट डॉट डॉट, वो रहता हमारा जेनरिक कैच स्टेटमेंट। जैसे आप जावा में लिखते होंगे एक्सेप्शन ई, कैच एक्सेप्शन ई, तो कैच एक्सेप्शन ई, एक्सेप्शन इज द सुपर क्लास ऑफ एवरी एक्सेप्शन क्लास, एवरी एक्सेप्शन। तो उस एक्सेप्शन ई में क्या करेगा, सारे एक्सेप्शन को क्या करेगा, वो हैंडल कर सकता है। ठीक है, तो उसको आप सबसे आखिरी में लिखते थे। सिमिलरली इसको हमें सबसे आखिरी में लिखना है। अगर मैं इसको हटा के पहले लिख दूंगा तो ये क्या करेगा, सारे एक्सेप्शन को खुद ही हैंडल कर लेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे एक्सेप्शन आएगा तो एक्सेप्शन ऑकर्ड आउटपुट आएगा। रन करके देख लेते हैं। अगर मैं 2 दे रहा हूं तो देखिए यहाँ पर व्हेन अदर्स में चला जा रहा है। ठीक है, तो अदर्स हैंडलर मस्ट बी लास्ट, आपको पहले ही बोलते रहा है कि हैंडलर अदर्स हैंडलर मस्ट बी लास्ट अमंग द एक्सेप्शन हैंडलर ऑफ द ब्लॉक। तो ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि अदर्स को मैं पहले नहीं लिख सकता। ठीक है, अदर्स वाला जो स्टेटमेंट है वो सबसे आखिरी हैंडलर होना चाहिए मेरा। इसको हटा के मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे आखिरी में लिखना पड़ेगा। क्लियर है? तो एक्सेप्शन हैंडलिंग का मैंने पहला एग्जांपल बताया। सेकंड एग्जांपल और देख लेते हैं। ठीक है, ये मेरा हुआ किसका, इम्प्लिसिट कर्सर का। मेरा यहाँ पर आखिरी एग्जांपल खत्म हो चुका है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल करके दिखाता हूँ आप लोगों को। मैं क्या कर रहा हूँ कि इसी प्रोग्राम में मैं एक अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ। मैं लिख रहा हूँ ए नंबर कोलन इक्वल्स टू एम्परसेंड ए, मैं लिखता हूँ बी नंबर कोलन इक्वल्स टू एम्परसेंड बी, फिर मैं लिखता हूँ सी नंबर कोलन इक्वल्स टू एम्परसेंड सी। सी को मुझे इनपुट नहीं लेना है। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ कि C इज इक्वल्स टू A डिवाइड बाई B, और फिर अगर आउटपुट आ रहा है तो मैं क्या लिखना है, DNS अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन, और मुझे यहाँ पे लिखना है डिवीजन इज इक्वल्स टू
सी। ठीक है, तो यहां पर एक एक्सेप्शन रेस हो सकता है। एक्सेप्शन कब रेस होगा? जब ए की वैल्यू मुझे कोई मिले और बी की वैल्यू मैं 0 डालूं। ठीक है, तो समथिंग डिवाइड बाई 0 हो जाता है इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट में हो जाता है डिवाइड बाई 0 एरर, जो आप लोगों ने जावा में भी पढ़ा हो। तो अभी इसको हम क्या किए हैं, इसको हमने हैंडल नहीं किया है, तो ये क्या करेगा, अदर्स पे चला जाएगा ये। ठीक है, क्योंकि हमने अदर्स का ऑप्शन यहाँ पर रखा है, तो यहाँ पे आना चाहिए एक्सेप्शन ऑकर्ड। तो मैंने रोल नंबर की वैल्यू 1 दी, तो 1 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू प्रिंट करना चाहेगा। ये मैंने दिया 20, ये मैंने दिया 10, तो ये मेरा जनरल केस हो गया। अच्छा, यहाँ पे मैंने डायरेक्टली लिख दिया सी इज इक्वल टू, यहाँ पे होना चाहिए कोलन इक्वल टू, यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर होता है कोलन इक्वल टू होता है। तो 1 दिया मैंने, यहाँ दिया मैंने 10, यहाँ मैंने दिया 2। तो देखिए नेम की वैल्यू भी दे रहा है राम, रोल नंबर 1 की नेम की वैल्यू निकाल के दे दिया और डिवीजन भी निकाल के दिखा दिया 10 डिवाइड बाई 2। ठीक है, सेकेंड टाइम हम इसको क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं और एग्जीक्यूट करके हम डालते हैं रोल नंबर 1, ये जनरल केस डाल दिया हमने, राम डिस्प्ले होना चाहिए था इसमें, और यहाँ देता हूँ मैं 10 और यहाँ पे देता हूँ गलती से 0। तो नेम का तो वो दिखा दिया राम, लेकिन एक्सेप्शन ऑकर्ड हो गया कब, जब मैं 10 डिवाइड बाई 0 कर रहा हूँ। तो 10 डिवाइड बाई 0 में क्या होगा, ये डिवाइड बाई 0 एरर आता है। ठीक है, तो डिवाइड बाई 0 एरर आता है आपका कहाँ, जब हम जावा यूज करते हैं। यहाँ पे जो होता है इसका नाम होता है 0_डिवाइड। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे यूज करना चाहिए अदर्स से पहले, अगर मुझे उसको भी हैंडल करना है अपने हिसाब से, तो मैं यहाँ पे लिखना पड़ूंगा व्हेन 0_डिवाइड देन, और देन करके मैं लिखा हूँ dbms_output डॉट put_line, और यहाँ पे मैं लिखूँ, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि b कैन नॉट बी 0। ठीक है, मैंने एक मैसेज डाल दिया कि b कैन नॉट बी 0। देखिए अगर b की वैल्यू अगर मैं 0 डाल दूंगा तो वो क्या हो जाएगा, एरर आएगा। तो मैं देता हूँ 10 और यहाँ देता हूँ 0, तो देखिए यहाँ पे आ रहा है b कैन नॉट बी 0, मतलब इसको मैंने अपने हिसाब से हैंडल किया है। ठीक है, अगर हम अपने हिसाब से हैंडल कर रहे हैं तो मुझे अपना एक्सेप्ट हैंडलिंग का कोड लिखना है, और अगर मैं अपने हिसाब से हैंडल नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरल केस लिख के छोड़ दे रहा हूँ कि एक्सेप्शन ऑकर होगा तो हैंडल कीजिए, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, व्हेन अदर्स, और अदर्स करके मैं क्या करूंगा, उसमें हैंडल करने के लिए छोड़ दूंगा, एक्सेप्शन ऑकर लिख के छोड़ दूंगा। क्लियर है? सो दिस इज ऑल अबाउट इम्प्लिसिट कर्सर। अब हम देखते हैं एक्सप्लिसिट कर्सर। तो हटाते हैं इसको, वापस आ जाते हैं अपनी टेबल में। तो टेबल में मेरे पास 8 रोज हैं। ठीक है, अब मैं आ जाता हूँ कर्सर 1 में। ठीक है, मैं काम करता हूँ पूरा ही हटा देता हूँ। अब मुझे क्या करना है, जो क्वेश्चन हमारा था, ये क्वेश्चन था कि राइट ए PLSQL प्रोग्राम टू डिस्प्ले द एम्प्लॉय नंबर, नेम, जॉब ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ डिपार्टमेंट नंबर 10। ठीक है, तो यहाँ पर हम डिपार्टमेंट नंबर 10 को छोड़ के हम यहाँ निकाल देते हैं P नंबर इक्वल टू 121। जो भी 121 के रोल नंबर, नेम, सेम ब्रांच है, मैं क्या कर रहा हूँ उसको निकाल के आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पर अगर मैं स्टेटमेंट लिखूँ कि सेलेक्ट, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ बिगिन के बारे में लिखता हूँ सेलेक्ट रोल नंबर कॉमा स्टूडेंट नेम कॉमा सेम कॉमा ब्रांच पूरा था कि BRE था, ब्रांच था ना पूरा, ब्रांच फ्रॉम स्टूडेंट वेयर P नंबर दैट इज इक्वल टू 121। ठीक है, अगर मैं इसको कर दूं इनटू में, और इनटू करके मैं RSNSP, और इन चारों को मैं क्या करूं, वेरिएबल में डिक्लेयर कर दूं कि पहला जो वेरिएबल है वो क्या है, रोल नंबर है, तो R नंबर, दूसरा जो है मैं स्टूडेंट नेम है तो var_2 20, थर्ड जो है वो सेम है तो S नंबर, फोर्थ जो है ब्रांच है तो B var_2 20। ठीक है, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 121 कर दिया। 121 की जगह मैं एम्परसेंड करके मैं P नंबर भी डाल सकता हूँ। ठीक है, अब आ जाते हैं हम यहाँ आते हैं
इफ करके मैं लिखता हूँ एसक्यूएल, क्योंकि अभी तक मैं यूज क्या कर रहा हूँ, इम्प्लिसिट कर्सर यूज कर रहा हूँ। मैं लिख रहा हूँ इफ एसक्यूएल परसेंटेज फाउंड देन, और देन करके मैं लिख रहा हूँ dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन। और 1 बाई 1 में वैल्यू डालूं। पहला है मेरा रोल नंबर, मैंने लिखा रोल नंबर कोलन इक्वल्स टू, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं R। फिर इसी को मैं कॉपी करता हूँ और डालता हूँ मैं, फिर कॉपी करके डालते हैं, फिर कॉपी करके डालते हैं। सेकंड में हम लिखते हैं स्टूडेंट नेम, और यहाँ पे हम डाल देते हैं SN। थर्ड में हम डालते हैं सेमेस्टर वैल्यू, यहाँ पे हम डाल देते हैं R की जगह S, और लास्ट में हम डालते हैं ब्रांच वैल्यू, और यहाँ पे हम डाल देते हैं उसका वेरिएबल B। ठीक है, और यहाँ पे हम डाल देते हैं एंड इफ, क्यों, क्योंकि एल्स पार्ट में तो एग्जीक्यूट करेगा नहीं, हमें आ जाते हैं एक्सेप्शन ब्लॉक में, और यहाँ लिखते हैं व्हेन नो अंडरस्कोर डेटा अंडरस्कोर फाउंड देन, और देन करके क्या लिखते हैं dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन, और यहाँ पे हम लिखेंगे रिकॉर्ड नॉट फाउंड, और फिर हम लिखते हैं व्हेन अदर्स, क्योंकि हमें पता नहीं कि और भी कोई एरर्स आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं, तो हम लिखते हैं dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन, और यहाँ पे हम लिखेंगे एक्सेप्शन ऑकर्ड। यहाँ हम कर देते हैं एंड, प्रोग्राम हमारा एंड हो चुका है। ठीक है, इसको हम सेव करते हैं, और सेव करके इसको पहले तो एग्जीक्यूट करते हैं। तो हम लिखते हैं कर्सर 1। ठीक है, अब मैं देखता हूँ P नंबर 122। ठीक है, तो रोल नंबर P नंबर 122 को उसने क्या किया, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, क्वेरी एग्जीक्यूट की, तो P नंबर 122 में एक ही रो थी, तो उसकी वैल्यूज निकाल दिया 5 रिंकी, सेमेस्टर इज 3 मैकेनिकल। ठीक है, अगर आप यहाँ से देखें तो यहाँ पे दिख रहा है आपको, देखिए 5 रिंकी 3 मैकेनिकल, ये देखिए 5 रिंकी 3 मैकेनिकल। ठीक है, ये 122 की वैल्यू मुझे मिल गई। ठीक है, लेकिन अगर इसी में मैं चेंज करूं और मैं लिखूं 121, तो 121 में ये 5 रोज डिस्प्ले करेगा। ठीक करना चाहिए। ठीक है, तो 5 रोज क्या क्या है देखते हैं, 121 121 121 121 एंड 121, टोटली क्या है 5 रोज है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इम्प्लिसिट कर्सर से एग्जीक्यूट कर रहा हूँ और 121 दे रहा हूँ, तो ये क्या करेगा, एक एक्सेप्शन ऑकर्ड शो करेगा। क्यों, क्योंकि मेरे पास मल्टीपल वैल्यूज जनरेट हो रही हैं, 121 के करस्पॉन्डिंगली एक रो जनरेट नहीं हो रही है, 5 रोज जनरेट हो रही है। तो 5 रोज जनरेट हो रही है, तो इम्प्लिसिट कर्सर उसको हैंडल नहीं कर सकता। हैंडल नहीं कर सकता तो ये क्या करेगा, एक एक्सेप्शन रेस करेगा। उस एक्सेप्शन का नाम है to_many_rows। तो जो हमने यहाँ पे क्या किया, हैंडल नहीं किया है। तो जब हमें पता ना हो कि हम इम्प्लिसिट कर्सर यूज कर रहे हैं और उसमें एक से ज्यादा वैल्यू आ रही हो, तो मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए to_many_rows देन, और तब मैं यहाँ पे लिखूंगा यूज एक्सप्लिसिट कर्सर। क्यों, क्योंकि इम्प्लिसिट कर्सर की बात नहीं है अभी ये इम्प्लिसिट कर्सर के रेंज से बाहर हो चुका है। क्यों, क्योंकि अभी एक से ज्यादा वैल्यू जनरेट कर रहा है, एक से ज्यादा वैल्यू जनरेट कर रहा है, तो इम्प्लिसिट कर्सर इसको हैंडल नहीं कर सकता। इसको एक्सप्लिसिट कर्सर से ही हमें क्या करना पड़ेगा, वो एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। क्लियर है, तो यहाँ पे आ जाता है अब एक्सप्लिसिट कर्सर का रोल। तो अब एक्सप्लिसिट कर्सर को हमें क्या करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा। तो जहाँ पे हमने यहाँ पे डिक्लेयर सेक्शन लिखा है, वहीं पे सेलेक्ट स्टेटमेंट को हम क्या करेंगे, ले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने लिया, और इस सेलेक्ट स्टेटमेंट से पहले हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर कर्सर, और कर्सर का नेम देंगे हम। तो कर्सर का हम क्या करते हैं, एक नेम देते हैं, हम देते हैं CP नंबर। ठीक है, कर्सर P नंबर। ठीक है, इसको मैं आधा नीचे ले आता हूँ। ठीक है, कर्सर नेम। ठीक है, उसके बाद मैं क्या दे रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ इज, और इस करके मैं क्या कर रहा हूँ, उस कर्सर में क्या कर रहा हूँ, वैल्यू सेट जनरेट कर रहा हूँ।
एक्टिव डेटा सेट जो हमने पढ़ा कि जो एक्टिव डेटा सेट है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, कर्सर में डालना पड़ेगा। तो मैंने लिया कर्सर, कर्सर नेम इज, और इस करके मैंने एक क्वेरी लिखी और उस क्वेरी में मैं अभी इनटू सेक्शन हटा दूंगा, ठीक है, क्योंकि अब मुझे एक एक करके फेच करना पड़ेगा एक से ज्यादा वैल्यू से। अगर मैं इनटू लिख रहा हूं तो ये इनटू में क्या हो रहा था कि एक वैल्यू के अकॉर्डिंग एक वेरिएबल मिल रहा था, ठीक है, रोल नंबर के लिए एक वेरिएबल, नेम के लिए एक वेरिएबल, ठीक है, तो एक वैल्यू था से एक वेरिएबल में जा रहा था। लेकिन अब मुझे क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल में एक एक करके आपको क्या करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा। तो मैंने लिखा कर्सर, कर्सर नेम इज, और फिर मैंने क्वेरी लिख दी कि सेलेक्ट रोल नंबर, नेम, सैम, ब्रांच फ्रॉम स्टूडेंट वेयर पी नंबर इज इक्वल टू एम्परसेंड पी नंबर, एक इनपुट लेंगे और उसको हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे, ठीक है। अब बिगिन में आते हैं, तो बिगिन में हमें ओपन करना पड़ेगा इसको, तो मैं लिख रहा हूँ ओपन सीपी नंबर, ओपन कर्सर नेम, सो दिस इज ओपन सा कर्सर, ओपन सा कर्सर नेम, और नेम क्या था, सीपी नंबर, क्लियर है। कर्सर मैंने ओपन कर लिया। अब कर्सर से मुझे क्या करना है, एक एक करके रिकॉर्ड फेच कराने हैं, ठीक है, एक एक करके मुझे क्या करना है, रिकॉर्ड उसमें से फेच कराने हैं। तो मुझे एक लूप लगेगा, ठीक है, लूप लगाने के लिए मैं कौन सा लूप लगाऊं, फॉर लूप लगाऊं, सिंपल लूप लगाऊं कि व्हाइल लूप लगाऊं। तो हम क्या करते हैं, हम लगाते हैं सिंपल लूप, तो हम डायरेक्टली लिखते हैं लूप, ठीक है। लूप में हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं फैच, और फैच मुझे क्या क्या करना है, तो फैच मुझे, मेरे पास 4 वैल्यूज हैं, मेरे पास क्या क्या है, रोल नंबर है, नेम है, सैम है, ब्रांच है। तो मुझे लिखना पड़ेगा रोल नंबर कॉमा स्टूडेंट नेम, तो मुझे ऐसा नहीं लिखना है, मुझे यहाँ पे लिखना है फैच सीपी नंबर इनटू, और मुझे ऐसे करस्पॉन्डिंगली क्या करना है, मुझे वेरिएबल्स देने हैं। तो मैं देख रहा हूँ आर एस एन एस एन बी, ठीक है, फैच कर्सर इनटू, और करस्पॉन्डिंगली मुझे क्या करना है, मुझे लेना पड़ेगा उनके वेरिएबल्स नेम्स। तो मैंने वेरिएबल नेम्स दिए हैं आर एस एन एस एन बी, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एक एक वैल्यू फैच करके लाएगा। फैच करने के बाद मैं क्या लिख रहा हूँ, इनको मैं क्या करूँ, मैं डिस्प्ले करूँगा, ठीक है। तो डिस्प्ले करने से पहले मुझे यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि वो फैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे फैच हम मान के चल रहे हैं हो रहा है, हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे डिस्प्ले कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम देते हैं एग्जिट क्राइटेरिया, तो एग्जिट व्हेन, और एग्जिट व्हेन में हम क्या देंगे, कर्सर नेम परसेंटेज नॉट फाउंड, ठीक है। तो मैं एग्जिट कब कर रहा हूं, जब कर्सर में से एक भी वैल्यू फैच नहीं होगी तब मेरा एग्जिट हो जाएगा। अगर फैच हो रहा है तो मैं उसको क्या करूंगा, डिस्प्ले करूंगा, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूं फैच सीपी नंबर इनटू आर एस एन एस बी, ठीक है। फैच कर लिया मैंने। फैच करने के बाद मैं वहां पे डिस्प्ले नहीं करता, क्योंकि वहां पे डिस्प्ले करूंगा तो हो सकता है कि वो फैच ना भी हो। मैं करता हूं डिस्प्ले करता हूं यहाँ पर, और मैं एग्जिट क्राइटेरिया क्या दे रहा हूं, एग्जिट कब करो, जब वो सक्सेसफुली फैच ना हो, मतलब मैंने फैच किया, फैच नहीं हुआ, तो क्या करेगा, वो बाहर आ जाएगा, क्लियर है। तो अब इसको हम क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रहा है मेरे को, मैंने यहाँ पे इफ हटा दिया है तो यहाँ पे एंड फट जाएगा। लूप लिखा था, तो लूप कैसे एंड करते हैं हम लोग, एंड लूप से करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एक्सेप्शन ब्लॉक और ये हो गया हमारा एंड ब्लॉक। अब इसको हम यहाँ पर एग्जीक्यूट करके देखते हैं। हाँ, अब मैं दे रहा था 122, तो उसकी एक ही वैल्यू आ रही थी 5 रिंकी 3 मैक। मैं अब देता हूँ 121, तो 121 के अकॉर्डिंग देखिए रोल नंबर 1 भी आ रहा है, रोल नंबर 4 भी आ रहा है, रोल नंबर 7 भी आ रहा है, रोल नंबर 8 भी आ रहा है और रोल नंबर 9 भी आ रहा है, क्लियर है। तो टोटल 5 रिकॉर्ड जो हो रहे हैं मेरे 1 बाई 1 क्या हो रहे हैं, फैच हो रहे हैं। तो रोल नंबर 1, रोल नंबर 4, रोल नंबर 7, रोल नंबर 8, रोल नंबर 9, टोटल क्या हो रहे हैं, 5 रिकॉर्ड्स मेरे क्या हो रहे हैं, फैच हो रहे हैं, ठीक है। अब ये तो मैंने एग्जीक्यूट तो कर दिया है, इसमें कोई एरर नहीं है, लेकिन हमने एक गड़बड़ी कर दी है। गड़बड़ी क्या की है, हमने कर्सर क्रिएट किया, कर्सर को ओपन किया, कर्सर से डेटा फैच किया और डिस्प्ले किया, लेकिन मैंने कर्सर को क्लोज नहीं किया। तो यहाँ पे लिखेंगे कर्सर को क्लोज भी करना जरूरी है, तो हम लिख रहे हैं क्लोज और कर्सर नेम, ठीक है। जैसे हमने लिखा था ओपन कर्सर नेम, वैसे हम लिख रहे हैं क्लोज कर्सर नेम।
क्लियर है? तो ये हो गया हमारा प्रोग्राम जिसमें हम क्या कर रहे हैं, वेरिएबल्स क्रिएट कर रहे हैं। उन वेरिएबल्स में हम क्या कर रहे हैं, कर्सर की एक एक रो को प्रोजेक्ट कर रहे हैं और उसको हम क्या कर रहे हैं, डिस्प्ले कर रहे हैं। और डिस्प्ले कब तक कर रहे हैं, जब तक कि मुझे फाउंड नहीं मिल रहा है तब तक डिस्प्ले करना है। जैसे ही नॉट फाउंड मिलता है मेरा प्रोग्राम खत्म हो जाता है। खत्म होने के बाद मैं कर्सर को क्लोज कर देता हूँ और प्रोग्राम मेरा खत्म हो जाता है। ठीक है, सो दिस इज इम्प्लिसिट कर्सर, सॉरी दिस इज एक्सप्लिसिट कर्सर। और एक्सप्लिसिट कर्सर का मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया है। ठीक है, अब इस प्रोग्राम में एक और गड़बड़ी है, कोई बता सकता है? ऑल्दो ये परफेक्टली एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे देखेंगे तो मैं 121 डाल रहा था तो 5 रोज जनरेट हो रही हैं, 122 डाल रहा हूँ तो 1 रो जनरेट हो रही है, और अगर मैं 130 डाल रहा हूँ तो एक भी रो जनरेट नहीं हो रही है। यहाँ पे नो डेटा फाउंड आना चाहिए, मतलब रिकॉर्ड नॉट फाउंड आना चाहिए। तो रिकॉर्ड नॉट फाउंड क्यों नहीं आ रहा है? रिकॉर्ड नॉट फाउंड आना चाहिए ना। वन 130 के लिए एक भी रिकॉर्ड नहीं था तो रिकॉर्ड नॉट फाउंड आना चाहिए था, वो नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है पहले तो वो भी देखना है हमें। और दूसरी चीज 130 की एक भी रो नहीं थी मेरे पास, ठीक है, तो रिकॉर्ड नॉट फाउंड आया नहीं आ रहा है, ठीक है वहां तक। लेकिन हाँ, एक तो ये हो गया, ठीक है। अब इसमें एक और एरर आ सकता है, वो क्या आ सकता है इस प्रोग्राम में, देख के कोई मुझे बता सकता है? आवाज आ रही सबको? हाँ जी, आवाज आ रही सबको? देखना पड़ रहा है मुझे यहाँ आके। तो बताइए इसमें कहाँ गलती, कुछ गलती की है क्या मैंने कहीं? कुछ लग रहा है आपको कहीं गलती हो सकती है यहाँ पर, जहाँ मुझे और कुछ सुधार की जरूरत पड़े? चलिए मैं बताता हूँ आपको। अगर हम स्टूडेंट टेबल के डिस्क्रिप्शन में चलें तो रोल नंबर नंबर वैल्यू है 3 डिजिट का, स्टूडेंट नेम वेरकेट 2 है 20 कैरेक्टर्स का, सेम है नंबर ऑफ वन, ब्रांच जो का डोमेन जो है वो नंबर वेरकेट 2 20। सिमिलरली मार्क्स और पी नंबर के डोमेन मुझे दिए हुए हैं, ठीक है। अब ये सेम डोमेन के मुझे वेरिएबल चाहिए नहीं थे, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, अपने हिसाब से वेरकेट 2 20 वेरकेट 20 डाल दिया। हालांकि ये सही निकल गया है ना, सही निकल गया। और दूसरी चीज, अगर मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट लिखता हूं तो मेरे पास यहाँ पे देखिए भावनानी नाम का एक नेम दिख रहा है 121 में, ठीक है। और भावनानी में टोटल कितने कैरेक्टर्स हैं? 8 कैरेक्टर्स, ठीक है। 8 कैरेक्टर्स हैं, तो मैंने यहाँ पे जो डोमेन लिया था, मैंने लिया था नेम का वेरकेट 2 और मैंने दिया था 20। अगर मैं यहाँ पे वेरकेट 2 5 लिखता तो ये डेटा मेरा यहाँ पे आ सकता था क्या? तब मेरा यहाँ पे क्या आता, एक्सेप्शन आ जाता है। तो 121 में देखिए अब क्या क्या वैल्यू आ रही है, 1 4 और फिर कुछ गड़बड़ आ रहा है और एक्सेप्शन ऑकर आ रहा है, 1 और 4 का ही आ रहा है और उसके बाद एक्सेप्शन आ जा रहा है, आ जा रहा है। तो 1 और 4 तक तो कोई एक्सेप्शन मेरा नहीं आ रहा था। जैसे ही मेरा 1 4 के बाद दिनेश भी मेरा 6 कैरेक्टर्स हो जा रहे हैं, ठीक है। जो 121 का जो थर्ड वैल्यू था, यहाँ पे अगर देखें तो ये 121 की पहली वैल्यू है तो यहाँ राम आ रहा है, राम डिस्प्ले हो जा रहा है। 121 की सेकंड रो है, इसमें गोपाल है, गोपाल 5 कैरेक्टर्स में डिस्प्ले हो जा रहा है। लेकिन 123 यहाँ पर है दिनेश, और दिनेश में है 6 कैरेक्टर्स। तो 6 कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंगली यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सेप्शन रेज हो जा रहा है, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन रेज इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने वेरिएबल्स लिए हैं और वेरिएबल का डोमेन मैंने रेंडमली कुछ भी ले लिया है, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए, या तो मैं क्या करूं, डिस्क्रिप्शन देखूं किसका, स्टूडेंट का, और उस डिस्क्रिप्शन में जो जो उनका डोमेन है वही उसी डोमेन के मैं क्या करूं, यहाँ पे वेरिएबल्स क्रिएट करूं। या फिर मैं क्या करूं, मैं यहाँ पर लिखूं आर, और आर को मुझे पता नहीं है कि रो नंबर है कि वेरकेट है,
मैं डायरेक्टली क्या लिखता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ स्टूडेंट परसेंटेज टाइप, सॉरी स्टूडेंट डॉट रोल नंबर परसेंटेज टाइप। तो स्टूडेंट टेबल के रोल नंबर एट्रीब्यूट का जो भी डेटा टाइप होगा, जो भी साइज होगा, ऑटोमेटिकली यहाँ पे ले लेगा। सिमिलरली यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टूडेंट डॉट स्टूडेंट नेम परसेंटेज टाइप, तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, वहां से ले लेगा। सिमिलरली स्टूडेंट डॉट सेम परसेंटेज टाइप, एंड लास्ट वन इज द स्टूडेंट डॉट ब्रांच परसेंटेज टाइप। ठीक है, अब मैं इसमें क्या कर सकता हूं कि सारी वैल्यूज को मैं डिस्प्ले कर सकता हूं। ठीक है, क्योंकि अब मुझे यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है कि मैंने किसी का भी यहाँ पे डोमेन दिया ही नहीं है, डोमेन ऑटोमेटिकली क्या कर रहा है, वो ले रहा है। तो मैं 121 ले रहा हूँ तो ये सारी वैल्यूज डिस्प्ले कर सकता है। ठीक है, अब स्टूडेंट में यहाँ पे अगर मेरा डोमेन 20 था तो मैं 20 के नेम डाल रहा हूँ तो भी यहाँ पे ले लेगा, 20 से कम नेम डालूंगा तो भी ले लेगा, कि 20 ज्यादा नेम डालूंगा तो मेरे टेबल में ही नहीं लेगा, तो यहाँ पे तो उसका सवाल ही नहीं उठता डालने का। क्लियर है? तो ये ऑटोमेटिक क्या कर रहा है, डेटा टाइप फेच करके ला रहा है, कहाँ से, टेबल के उस पर्टिकुलर कॉलम के डोमेन को लेके आ रहा है, और उसी डोमेन का क्या कर रहा हूं मैं, वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूं। क्लियर है? तो ये वो मेरा पहला प्रोग्राम जिसमें मैंने क्या किया है, इसमें मैंने क्या किया, एक्सप्लिसिट कर्सर यूज किया है। और एक्सप्लिसिट कर्सर को मैंने किया क्या, मैंने पहले एक्सप्लिसिट कर्सर डिक्लेरेशन सेक्शन में क्रिएट किया, बिगिन सेक्शन में उसको मैंने ओपन किया, फिर मैंने लूप लगा के फैच किया, फिर फैच करने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, उसको क्लोज कर रहा हूँ। ठीक है, फैच करके एक एक लूप लगा के मैं एक एक करके एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, एग्जीक्यूट करके मैं क्या कर रहा हूँ, क्लोज कर रहा हूँ। तो यही स्टेप्स हमने यहाँ पे देखे थे, अगर आप देखें तो पहला क्या था, डिक्लेयर अ कर्सर मैप टू एसक्यूएल स्टेटमेंट, एसक्यूएल सेलेक्ट स्टेटमेंट, मतलब एक सेलेक्ट स्टेटमेंट लिख दिया मैंने जिसमें मल्टीपल रोज जनरेट हो रही हैं, उसको मैंने क्या किया, कर्सर नेम दे दिया है। फिर मैंने बिगिन सेक्शन में आके ओपन किया, ओपन करके मैंने क्या किया, उसको 1 बाय 1 फेच किया लूप के अंदर। ठीक है, तो लूप में मैंने क्या किया, फेच किया, उसको प्रोसेस किया। अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ डिस्प्ले किया, आगे चल के हो सकता है कि मुझे उसमें मैनिपुलेशन भी करने पड़े, तो मैं उसको प्रोसेस करूंगा। प्रोसेस करने के बाद वो लूप मेरा जब एग्जीक्यूट होगा, एग्जीक्यूट होने के बाद मैं क्या करूंगा, क्लोज करने के बाद उसको मैं कर्सर को भी क्लोज कर दूंगा। जब मेरा लूप एग्जिट होगा तो मैं कर्सर को क्लोज करूंगा। कर्सर को क्लोज करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हो सकता है कि उस कर्सर में फिर से डेटा एक्सेस करूं। ठीक है, तो कर्सर के जो कंटेंट है वो फिक्स नहीं है। अगर आप देखें तो मैंने कर्सर के कंटेंट डायनेमिक रखे हैं। यहाँ मैंने $P नंबर डाल रखा है, तो हो सकता है कि इस कर्सर को मैं आगे चल के प्रोग्राम में और भी कोडिंग में फिर से क्या किया होगा, उसको रिकॉल किया होगा, और अभी मैंने P नंबर = 121 के डेटा निकाले हैं, हो सकता है P नंबर = 122 के डेटा निकालूं, हो सकता है P नंबर = 123 के डेटा निकालूं। तो ये डायनेमिकली क्या हो रहा है, मेरा कर्सर में रिकॉर्ड जनरेट हो रहे हैं, उन कर्सर को मैं क्या कर रहा हूँ, प्रोसेस कर रहा हूँ अपने प्रोग्राम में। क्लियर है? तो दिस इज फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ एक्सप्लिसिट कर्सर। ठीक है, अब इसी को मैं क्या करता हूँ, चेंज करता हूँ। अभी मैंने क्या किया था, इसको सिंपल लूप से बनाया था। ठीक है, सिंपल लूप से बनाया था मैंने, और इस सिंपल लूप में मैंने क्या किया था, यहाँ पे मैंने लिया था, मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, वेरिएबल्स लिए थे, और वेरिएबल्स लिए थे तो यहाँ पे मैंने दिया था सबका डेटा टाइप। मैंने क्या किया था, स्टूडेंट टेबल के उस कॉलम के डेटा टाइप को मैंने यहाँ पे ऑटोमेटिकली फेच किया था। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इन सबको हटा देता हूँ। मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, आर, और आर लिख के मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैं स्टूडेंट परसेंटेज रो टाइप। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आप सेकेंड डेटा टाइप यूज करता हूँ, रो टाइप। अभी तक मैंने यूज किया था परसेंटेज टाइप, तो परसेंटेज टाइप मैं कॉलम पे दे रहा था। अब मैं क्या दे रहा हूँ, स्टूडेंट के रो टाइप, मतलब रो टाइप मतलब ये आर क्या करेगा, स्टूडेंट की पूरी रो कंटेन कर सकता है। ठीक है, पहला मैंने जो दिया था वो क्या था, वो था मेरा उस इंडिविजुअल कॉलम के लिए मैंने एक एक वेरिएबल्स क्रिएट किया था, तो उन वेरिएबल्स को मुझे डेटा टाइप देना था। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, पूरी की पूरी रो टाइप को मैं फेच कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मुझे कर्सर में मुझे रो चाहिए रहेगी, तो यहाँ पे मैं कॉलम में हटा के मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा स्टार, और मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ। ठीक है, कर्सर नेम दिया मैंने, कर्सर CP नंबर इज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर P नंबर = $P नंबर।
ठीक है। स्टार मतलब कंप्लीट इंफॉर्मेशन, कंप्लीट इंफॉर्मेशन मतलब कंप्लीट रो मैं क्या कर रहा हूँ, फेच कर रहा हूँ इससे, इस कर्सर से। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर ओपन कर रहा हूँ कर्सर को, और कर्सर में क्या कर रहा हूँ, फेच कर्सर नेम इनटू आर। अब मैं यहाँ पे बाकी वेरिएबल्स हटा देता हूँ क्योंकि वेरिएबल है भी नहीं मेरे पास, है ना। फिर मैं लिख रहा हूँ एग्जिट व्हेन कर्सर नेम परसेंटेज नॉट फाउंड। जब मुझे नॉट फाउंड मिलेगा तो मुझे क्या करना है, एग्जिट कर देना है। और एग्जिट करने के बाद मुझे क्या चाहिए, रोल नंबर, नेम, सेम और ब्रांच डिस्प्ले करना है। तो मेरे पास कंप्लीट रो मिल चुकी है। अब मैं आर डॉट रोल नंबर लिख सकता हूँ यहाँ पर। सिमिलरली आर डॉट स्टूडेंट नेम लिख सकता हूँ मैं आर डॉट सेमेस्टर लिख सकता हूँ, मैं आर डॉट ब्रांच लिख सकता हूँ। ठीक है, लिख तो मैं आर डॉट पी नंबर भेज सकता हूं, लेकिन वो मुझे पूछा ही नहीं गया कि वो डिस्प्ले करो। ठीक है, लेकिन इस आर में मेरे पास पी नंबर इंफॉर्मेशन भी है। ठीक है, जितनी इंफॉर्मेशन मेरे स्टूडेंट टेबल में थी, मेरे स्टूडेंट टेबल में क्या क्या था, अगर आप देखें तो मार्क्स भी हैं, तो मैं चाहूं तो मार्क्स भी डिस्प्ले कर सकता हूं, लेकिन मार्क्स मुझे पूछा ही नहीं गया प्रोग्राम में। ठीक है, तो मैं आर डॉट रोल नंबर, आर डॉट स्टूडेंट नेम, आर डॉट सेम, आर डॉट ब्रांच तक मैंने डिस्प्ले कर दिया। मैं चाहूं तो आर डॉट मार्क्स भी डिस्प्ले कर सकता हूं, आर डॉट पी नंबर भी डिस्प्ले कर सकता हूं। ठीक है, तो ये मैं क्या कर रहा हूं, मैं पूरी की पूरी रो रिटर्न कर ले रहा हूं। यहाँ से इस कर्सर में स्टार लिख दिया, मतलब पूरी की पूरी रो आ गई। उस रो को मैंने इस आर में ले लिया। ये आर क्या, मेरा एक पूरा का पूरा रो वेरिएबल है। इस रो वेरिएबल में मेरे पास सारी इंफॉर्मेशन है। जो भी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करनी है उस रो डॉट उस कॉलम नेम को मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डिस्प्ले करना पड़ेगा। क्लियर है? अगेन इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो हम देते हैं 121, तो 5 रोज जनरेट हो रही हैं। ठीक है, 122 दे रहे हैं तो 1 रो जनरेट हो रही है। ठीक है, तो ये मेरा परफेक्टली वर्क कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा सेकेंड प्रोग्राम, जिसमें मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पर मेरे को यहाँ पहले ही से लिख दिया था। यहाँ पे मैंने देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि यूजिंग वेरिएबल्स। ठीक है, तो ये मैंने पहला प्रोग्राम बताया आपको वेरिएबल लेके परसेंटेज टाइप से, और ये दूसरा है यूजिंग रिकॉर्ड्स। तो यूजिंग रिकॉर्ड्स मतलब अभी जो मैंने परसेंटेज रो टाइप लिया, मतलब वो क्या कर रहा है, रिकॉर्ड यूज करके कर रहा है। ठीक है, उसके अलावा एक और प्रोग्राम है विच इज कर्सर फॉर लूप, जो हम आगे देखने वाले हैं। ठीक है, अब कर्सर फॉर लूप में क्या होता है, मैंने लूप में आपको बताया था कि 4 टाइप के लूप पढ़ेंगे हम लोग। 3 लूप के लूप पढ़ चुके थे, चौथा लूप हमें पढ़ना था, वो पढ़ना था कर्सर फॉर लूप। कर्सर फॉर लूप हमें पढ़ना है, तो अब मुझे रिकॉर्ड की जरूरत भी नहीं है। मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, कर्सर को क्या करना है, डिक्लेयर करना है। कर्सर को मुझे ओपन भी नहीं करना है, इसको भी हटा दिया मैंने। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे लिखना है फॉर, और फॉर एवरी रिकॉर्ड इन कर्सर। कर्सर नेम क्या है, सीपी नंबर। ठीक है, फॉर एवरी रिकॉर्ड इन कर्सर, ये है कर्सर फॉर लूप। दिस इज द सिंटेक्स ऑफ कर्सर फॉर लूप। तो जो नॉर्मल हमारा जो फॉर लूप पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था यहाँ पर फॉर आई इन 1 डॉट डॉट एन। तो ये 1 से लेकर एन तक चल रहा था। ठीक है, तो ये फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स चल रहा था। ये भी फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स चलेगा, लेकिन ये कब तक चलेगा, जब तक कि इस कर्सर में सारे रिकॉर्ड्स फेच ना हो जाएं, तब तक ये क्या करेगा, लूप चलेगा। अब मुझे फेच करने की नीड भी नहीं है, मुझे डायरेक्टली क्या करना है, डिस्प्ले करना है। तो ये क्लोज भी मुझे यहाँ से हटा देना है, क्लोज भी मुझे नहीं करना है यहाँ पर। ठीक है, क्यों, क्योंकि कर्सर खत्म होगा तो मेरा कर्सर भी ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। तो कर्सर फॉर लूप का एडवांटेज ये है कि ये ऑटोमेटिकली मेरे क्या होगा, हर रिकॉर्ड को क्या करेगा, फेच करके लाएगा। कर्सर को ओपन करने की नीड भी नहीं है, कर्सर को क्लोज करने की नीड भी नहीं है। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली फेच करके लाएगा। फॉर एवरी रिकॉर्ड इन कर्सर एग्जीक्यूट दी लूप, और उस रिकॉर्ड का मैं क्या कर रहा हूं, रोल नंबर, नेम, सेम, ब्रांच में डिस्प्ले कर रहा हूं। मैं चाहूं तो मार्क्स और पी नंबर भी डिस्प्ले कर सकता हूं। अब इसको फिर से एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो 121 के लिए किया तो मैं देखिए 5 रोज जनरेट हो रही हैं। 122 के लिए कर रहे हैं तो अगेन ये 1 रो डिस्प्ले कर रहा है। अगर मैं 123 के लिए करूंगा, सॉरी 130 के लिए करूंगा, तो एक भी रिकॉर्ड जनरेट नहीं हो रहा है। ये अब आप लोगों के लिए होमवर्क है कि यहाँ पर रिकॉर्ड नॉट फाउंड क्यों नहीं आ रहा है। ये रिकॉर्ड नॉट फाउंड वहां आना चाहिए। ठीक है, ये आप लोग होमवर्क है, आप लोग करके देखेंगे। ठीक है, तो ये कर्सर फॉर लूप भी हो चुका है।
सारे प्रोग्राम मैंने करा दिए कर्सर के। ठीक है, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे फंक्शंस एंड प्रोसीजर्स। तो अभी तक की क्लास में कर्सर में किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, एनी डाउट? एनी डाउट? एनी डाउट? नो सर। कोई डाउट नहीं है?